यूपी सरकार ने पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। ये नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। यानी इस दौरान लोगों पर वैसी ही सख्ती रहेगी जैसी कोरोना की दूसरी लहर में की गई थी। नाइट कर्फ्यू का फैसला 25 दिसंबर की रात से लागू होगा। और इतना ही नहीं, भीड़ को कम करने के लिए किसी शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई। कोरोना से निपटने के लिए कुछ ऐसे ही कदम मध्य प्रदेश सरकार ने भी उठाए। शिवराज सरकार ने भी पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया, जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच तक जारी रहेगा। और इसके अलावा राज्य के सभी स्कूलों के 50% छात्रों के साथ खोलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में नए साल के जश्न में शामिल होने की इजाजत भी उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, ताकि बाकी लोगों में कोरोना का खतरा न फैल सके। लेकिन कुछ लोगों की वजह से हरियाणा सरकार की चिंता बढ़ गई है। असल में हरियाणा के पानीपत में कुछ दिन पहले विदेशों से कुछ लोग लौटे थे, जिनमें 30 यात्रियों का पता नहीं चल पा रहा है। स्वास्थ्य विभागों ने उन सभी की लिस्ट पुलिस को भेज दी है, ताकि उन लोगों को पता किया जा सके कि इस बीच दिल्ली में भी प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है। दिल्ली के मेहरौली इलाके में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर एक रेस्टोरेंट को सील किया गया है। और इतना ही नहीं, कोरोना संकट के बीच नियमों की अनदेखी पर पुलिस ने रेस्टोरेंट के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। और इस बीच गुजरात सरकार ने भी कोरोना से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। आनंद तिवारी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, फिलहाल स्थितियों को देखते हुए एक्शन में तमाम राज्य सरकारें। कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जहां पर रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा के पानीपत में विदेश से आए 30 यात्री अचानक से गायब हो गए हैं, जिनकी तलाश में पूरा प्रशासन और पुलिस जुट गया है। जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने इन तमाम यात्रियों की जो लिस्ट है वो लोकल पुलिस को दी है। वहीं बता दें कि जो शादी समारोह और जो अन्य समारोह हैं उसमें 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति है। अगर इससे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो विशेष अनुमति स्थानीय प्रशासन से लेना पड़ेगी, और अगर लोग ऐसा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी प्रशासन करेगा। विश्व इस समय चौथी सर्ज देख रहा है, इसको नहीं भूलना चाहिए। विश्व में ये चौथी बार हो रहा है जब केसेस फिर से एक नया पीक छू रहे हैं। और इन सबके बीच पीछे की जो वजह है वो कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू ऐलान किया है। ये नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। यानी इस दौरान लोगों पर वैसी ही सख्ती रहेगी जैसा कोरोना की दूसरी लहर में की गई थी। यूपी में नाइट कर्फ्यू का फैसला 25 दिसंबर की रात से लागू होगा। इतना ही नहीं, भीड़ को कम करने के लिए किसी शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। कोरोना से निपटने के लिए कुछ ऐसे ही कदम मध्य प्रदेश सरकार ने भी उठाए हैं। शिवराज सरकार ने भी पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया, जो रात 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक जारी रहेगा। और इसके अलावा राज्य के सभी स्कूलों के 50% छात्रों के साथ खोलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में नए साल के जश्न में शामिल होने की इजाजत भी उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, ताकि बाकी लोगों में कोरोना का खतरा ना फैले। लेकिन कुछ लोगों की वजह से हरियाणा सरकार की चिंता बढ़ गई है। असल में हरियाणा के पानीपत में कुछ दिन पहले विदेशों से कुछ लोग लौटे थे, जिनमें 30 यात्रियों का पता नहीं चल पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी की लिस्ट पुलिस को भेज दी है, ताकि उन लोगों को उनके बारे में जानकारी हासिल की जाए। और इस बीच दिल्ली में भी प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है। दिल्ली के मेहरौली इलाके में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर एक रेस्टोरेंट को सील किया गया है। इतना ही नहीं, कोरोना संकट के बीच नियमों की अनदेखी पर पुलिस ने रेस्टोरेंट के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। और इस बीच गुजरात सरकार ने भी कोरोना से निपटने के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद दिल्ली के बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ इससे अनजान है। बाजार ही नहीं, भीड़ भाड़ वाले इलाके जो दूसरे इलाके हैं, वहां भी कोरोना से बचाव की अनदेखी होती रही, जिसकी एक झलक दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में दिखी, जहां दुकानदारों के चेहरे से मास्क गायब रहे। दुकानदार ही नहीं, खरीदारी के लिए बाजार पहुंचने वाले ज्यादातर लोग भी कोरोना से बचाव के नियमों को लेकर उदासीन नजर आए। हालांकि इसकी वजह पूछे जाने पर बहाना तैयार मिला। ये लोग कैसे बचोगे इस खतरे से? लॉकडाउन लग जाएगा जब लॉकडाउन लग जाएगा तो ये लो जी। और बताइए। कुछ यही हाल आनंद विहार के उस हिस्से में भी दिखा, जहां रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और बस अड्डा होने से हमेशा भीड़ रहती है। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले या यहां से बाहर जाने वालों में से ज्यादातर लोगों के चेहरे पर या तो मास्क दिखे ही नहीं, अगर दिखे तो कईयों ने सही तरीके से पहने ही नहीं। मास्क क्यों नहीं लगाया? जेब में
देश की राजधानी दिल्ली जैसा ही हाल आर्थिक राजधानी मुंबई का दिखा, जहां दादर सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने बेचने की फिक्र में कोरोना या ओमिक्रॉन वेरिएंट किस खतरे का नाम है और उससे कैसे बचाव हो सकता है, ये कई लोग भूल बैठे। बाजारों में उमड़ी भीड़ का आलम यह है कि अदालत को भी इस मामले में दखल देना पड़ा। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट का वीडियो सामने आने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद एक्शन लिया और पुलिस को कोर्ट में तलब कर फटकार लगाते हुए पूछा कि इस बेकाबू भीड़ को कैसे रोका जाए, क्योंकि एक तरफ सरकार ओमिक्रॉन से निपटने के लिए भीड़ कम करने की कोशिश कर रही है, जबकि सरोजनी नगर जैसी बड़ी मार्केट में लोग इस नए वेरिएंट से बेखबर नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के इस बाजार में रोजाना 20,000 लोग आते हैं, जबकि वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को यह आंकड़ा 50,000 के पार चला जाता है। हालांकि बिहार की राजधानी पटना में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से सख्ती देखी गई। वहां पुलिस ने लोगों को कोरोना नियमों के पालन की हिदायत दी और जो नहीं माने उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके लिए उन लोगों ने चुना वहां के कई बस अड्डों को। बस स्टैंड में लोगों की भारी भीड़ के बीच पुलिस ने उनसे मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की। इसके लिए बाकायदा गाड़ी में लाउड स्पीकर भी लगाया गया। साधारण से अनुरोध है कि कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करें। इसके साथ ही जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए उन पर पुलिस कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटी। उन लोगों के मौके पर ही चालान काटे गए, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने पुलिस को देखकर मास्क पहन लिया और कुछ नजरें चुराकर भागते भी दिखाई दिए। ओमिक्रॉन के मरीज सारे देश में बढ़ रहे हैं। अकेले बिहार में अब तक इसके तकरीबन 90 केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन इस पर सख्त नजर आया। बात की एक बात यह कि कोरोना का सबसे घातक वेरिएंट डेल्टा का कहर अभी जारी है और ऊपर से ओमिक्रॉन वेरिएंट का हमला बढ़ता जा रहा है, जो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रफ्तार से फैल रहा है, जिसका असर अमेरिका और यूरोप में महामारी की चौथी लहर के रूप में सामने आ चुका है, जहां पिछले हफ्ते 3/4 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही सामने आए। ऐसे में हम लोगों की लापरवाही अपने देश में भी कोरोना की तीसरी लहर का खतरा पैदा कर सकती है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उत्तराखंड कांग्रेस का बवाल बढ़ गया है और नौबत कार्यकर्ताओं के हाथों नेता की पिटाई तक पहुंच गई। राज्य कांग्रेस के महासचिव राजेंद्र शाह पर हरीश रावत को गाली देने का आरोप लगा तो गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर में हाथापाई की और कांग्रेस दफ्तर में मौजूद प्रदेश महासचिव राजेंद्र शाह को घेरकर उनसे बहस शुरू कर दी। बहस चल ही रही थी कि एक कार्यकर्ता ताव में आ गया और उन्हें थप्पड़ मार बैठा। नौबत मारपीट तक आई तो मौके पर मौजूद कई कार्यकर्ता बीच बचाव के लिए आ गए। अचानक हुई इस घटना से राजेंद्र शाह हैरान रह गए और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडा कह दिया। कार्यकर्ताओं ने इस पर भी ऐतराज जताया तो उनके सुर बदल गए। एक प्रदेश के महामंत्री पर कांग्रेस मुख्यालय के अंदर आकर इस तरह से अगर गुंडाई की जाएगी तो क्या इसका हसर, क्या संदेश जाएगा। राजेंद्र शाह ने दावा किया कि उन्होंने कभी हरीश रावत को अपशब्द नहीं कहे। इस पूरी घटना के दौरान वहां मौजूद कई कार्यकर्ता मीडिया के कैमरे बंद कराने की कोशिश करने लगे। बाद में कांग्रेस के नेताओं ने हाथापाई की घटना को गलत बताया। जबकि ये घटना तब हुई जब उत्तराखंड संकट के मुद्दे पर दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही थी और जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि हरीश रावत की नाराजगी दूर हो गई। दिल्ली में राहुल गांधी के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक हुई, जिसमें हरीश रावत के अलावा पार्टी के प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल और विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह समेत कई नेता शामिल हुए, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि राज्य में विधानसभा चुनाव हरीश रावत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हालांकि चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री का फैसला जीतते हुए विधायक करेंगे। हरीश रावत की नाराजगी प्रभारी देवेंद्र यादव, संगठन से सहयोग नहीं मिलने और प्रीतम सिंह खेमे से थी, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर राजनीति से संन्यास तक के संकेत दे दिए थे। लिहाजा चुनाव से पहले इस घमासान को थामने के लिए पार्टी आलाकमान को बैठक बुलानी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने प्रभारी देवेंद्र यादव को भी बैठक में फटकार लगाई। हमारी जिंदगी केवल इतना है कि कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस की गीत गाए जा। स्वागत की एक बात यह है कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अक्सर अलग अलग गुटों में बटे दिखते हैं और वहां पार्टी के महासचिव राजेंद्र शाह को नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का समर्थक माना जाता है, जिस पर पूर्व सीएम हरीश रावत के समर्थकों ने अपने नेता यानी हरीश रावत के खिलाफ नारेबाजी का आरोप लगाया, जिन्होंने राजेंद्र शाह के साथ हाथापाई भी कर दी। जबकि शाह का दावा है कि उन्होंने हरीश रावत पर कोई टिप्पणी नहीं की, जिन्हें हरीश रावत ने ही अपनी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया था। पड़ोसी रूस से चरम पर पहुंच चुके तनाव के बीच यूक्रेन ने अमेरिका की दी हुई जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल के साथ मिलिट्री ड्रिल की। पिछले कुछ वक्त में रूस ने यूक्रेन से लगने वाली अपनी सीमा पर फौज की तैनाती बढ़ा दी है, इसलिए माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की कोशिश में है, लेकिन अमेरिका इसके खिलाफ रूस को खुली चेतावनी दे चुका है। ऐसे में अगर हमला हो जाए तो उस सूरत में कैसे रूस को जवाब दिया जाए,
उसके लिए यूक्रेन के जवान अमेरिका से मिली जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को चलाने की ट्रेनिंग लेते नजर आए। जैसे ही मिसाइल लॉन्च हुई, उसने दूर रखे अपने टारगेट पर ऐसा निशाना साधा कि टैंक जलकर राख हो गया। उसके कल पुर्जे तितर बितर हो गए। यूक्रेन की सेना रूस की सेना के सामने कहीं भी नहीं ठहरती और अमेरिका पहले दिन से यूक्रेन के साथ भी खड़ा है। ऐसे में यूक्रेन उसके दिए हथियारों और सैन्य मदद पर काफी निर्भर है। बात की एक बात यह कि रूस और यूक्रेन का झगड़ा नाटो की वजह से है, क्योंकि रूस नाटो को अपना दुश्मन मानता है और यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है, जिससे यूक्रेन में नाटो के सदस्य देशों के सैनिक अड्डे बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए रूस ने 2014 में यूक्रेन पर हमला करके क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था ताकि यूक्रेन को सबक सिखाया जा सके, जबकि अमेरिका और नाटो ने 3 साल पहले यूक्रेन को हथियार देने भी शुरू कर दिए, जिसके जवाब में रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर लगभग 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए और ये चेतावनी भी दी कि अगर यूक्रेन में नाटो ने रेड लाइन पार की तो नतीजा बहुत बुरा होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत पर बनी फिल्म 83 रिलीज हो गई। रणवीर सिंह की फिल्म 83 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। ये फिल्म 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत पर बनी है। I say before, we here to win. गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता विनय तमांग टीएमसी में शामिल हो गए। इसके अलावा पूर्व विधायक रोहित शर्मा ने भी ममता बनर्जी की पार्टी का दामन थाम लिया। राजस्थान में 31 दिसंबर तक स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां कर दी गईं। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया। जेडीयू नेता गुलाब रसूल बलियावी ने इससे जुड़े बिल पर सवाल खड़े किए। अगर प्रजनन दर घटाने की, कम करने की दृष्टिकोण से है तो बच्चियों को शिक्षित कर दीजिए, खुद ब खुद घट जाएगा। वहीं बीजेपी ने जेडीयू नेता बलियावी की दलील को गलत बताया। 21 साल की उम्र करने से, शादी से जिनके महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, उनको मजबूती मिलेगा। जबकि बीजेपी की विरोधी आरजेडी ने इसका समर्थन कर दिया। पार्लियामेंट से ये कानून पास करा लिया गया तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये ठीक पहल है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में मतगणना के दौरान कांग्रेस के पक्ष में धांधली का आरोप लगाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। राजनांदगांव के खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में वार्ड नंबर 4 के वोटों की गिनती के दौरान बीजेपी और कांग्रेस को बराबर वोट मिलने के दावे के बाद दोबारा गिनती की गई, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया गया। जिसकी खबर बाहर आते ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आपा खो दिया और जबरन मतगणना केंद्र के अहाते में घुस गए। इसके बाद उत्साही कार्यकर्ताओं ने मतगणना केंद्र के बाहर रखी कुर्सियों को तोड़ना शुरू कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ के सामने पुलिस बेबस नजर आई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता बघेल सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्ड में 10 में उनकी और 9 में कांग्रेस की जीत हुई, तो वार्ड नंबर 4 में धांधली के जरिए प्रशासन ने कांग्रेस को जीत दिला दी। भारतीय जनता पार्टी के वोट को कांग्रेस में डालकर वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी को जिताया गया है। बीजेपी ने वार्ड नंबर 4 में दोबारा वोटों की गिनती कराने की मांग की और ऐसा नहीं होने पर धरना देने की धमकी दी। सौगात की एक बात यह कि खैरागढ़ की पहचान एशिया के पहले कला और संगीत विश्वविद्यालय की वजह से है। जहां नगर पालिका चुनाव में वोटों की गिनती का बवाल थमा तो अब अध्यक्ष पद का पेच फंस गया है, क्योंकि खैरागढ़ नगर पालिका में 20 वार्ड हैं, जिनमें 10 वार्ड में कांग्रेस और 10 वार्ड में बीजेपी के पार्षद चुने गए हैं, जबकि अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के लिए 11 पार्षदों के वोट की जरूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने इनकम टैक्स विभाग के साथ मिलकर कई घंटों तक छापेमारी की। दावा है कि कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से 165 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया, जिसे देखकर जांच टीम के भी होश उड़ गए। बरामद रकम इतनी ज्यादा थी कि उसे गिनने के लिए एक नहीं बल्कि कई मशीनों की मदद ली गई। छापेमारी के दौरान इत्र व्यापारी पीयूष जैन के पूरे घर को सील कर दिया गया। बाहर से भी पुलिस का पहरा बैठा दिया गया ताकि कोई भी इस कार्रवाई में दखल न दे सके। वहीं जिस कमरे में कई घंटों तक नोटों की गिनती चलती रही, वो पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भरा दिखाई दिया। फर्श पर हर तरफ नोट ही नोट दिखाई दे रहे थे। इन नोटों की गड्डियों को रखने के लिए कई बड़े संदूकों को लाया गया, जिसके बाद उन संदूकों को जांच टीम ने अपने साथ ले जाने का भी इंतजाम किया। 150 करोड़ से ज्यादा जो मिला है उसको जहां एक और इनकम टैक्स और जीएसटी के अधिकारी इसको ट्रंक्स में रख रहे हैं, तो वहीं उसके लेके व्हीकल आ चुकी है। इस छापेमारी के बाद जांच टीम कारोबारी पीयूष जैन के बेटे को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई।
अब इत्र व्यापारी के अलावा जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग की टीम ने शहर के एक और व्यापारी पर शिकंजा कसा। जांच टीम के पान मसाला कारोबारी के अग्रवाल के घर पर भी छापेमारी होने की जानकारी है। खबर है कि उन्हें पान मसाला बनाने में इस्तेमाल होने वाले खुशबूदार केमिकल की सप्लाई इत्र व्यापारी पीयूष जैन ही करता था, जिनके घर हुई छापेमारी में 165 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद करने का दावा किया गया। वहीं जांच टीम अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी रकम उनके पास आई तो आई कहां से। और इस बीच कानपुर में व्यापारियों के ठिकानों पर हुई छापेमारी से राज्य का सियासी पारा गर्मा गया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और इन व्यापारियों को समाजवादी पार्टी के नेताओं का करीबी बताते हुए उस पर हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी के तमाम करीबियों के यहाँ लगातार इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिसमें सैकड़ों करोड़ के कैश का खुलासा हो रहा है। बीजेपी के इस हमले का जवाब देने में समाजवादी पार्टी ने भी देर नहीं की। कहीं कोई इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है, उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जनता में समाजवादी पार्टी को बदनाम करना चाहती है। इस मामले में जांच टीम ने कानपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी छापेमारी की। बात की एक बात यह कि मूल रूप से कन्नौज के रहने वाले इत्र कारोबारी पीयूष जैन का नाम पान मसाला बनाने वाली कंपनी की जांच में सामने आया था, जिस पर डीजीजीआई यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की नजर थी। और डीजीजीआई के अधिकारियों के साथ इनकम टैक्स विभाग ने पान मसाला कारोबारी के साथ पीयूष जैन के ठिकानों पर भी छापा मारा, क्योंकि बताया गया कि पान मसाला में इस्तेमाल होने वाले खुशबूदार केमिकल की सप्लाई पीयूष जैन करते हैं, जिन्हें बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से जुड़ा बताया। जबकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि पीयूष जैन का पार्टी से कोई संबंध नहीं है, बल्कि कन्नौज के इत्र कारोबारी पंक्ति जैन ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, जो समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य भी हैं। म्यांमार की सेना ने अपने यहां करेन विद्रोहियों के कब्जे वाले एक छोटे से शहर पर ऐसी एयर स्ट्राइक की कि वहां रहने वाले सैकड़ों लोग पैदल ही बॉर्डर पार कर थाईलैंड भाग गए। ज्यादा अधिकारों की मांग कर रहे करेन समुदाय के लोग वैसे तो दशकों से म्यांमार की सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन फरवरी में वहां तख्ता पलट के बाद उनकी जंग तेज हो गई, जिसके जवाब में म्यांमार की सेना ने विद्रोहियों पर हमला कर दिया। और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें मीलों दूर से धुएं का गुबार उठता नजर आया। म्यांमार की सेना के धुआंधार हवाई हमलों ने इलाके में ऐसी दहशत फैला दी कि सैकड़ों लोग अपने घर छोड़कर भाग खड़े हुए। वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर थाईलैंड की तरफ जाते दिखे। महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी पनाह की आस में भटकते नजर आए। लेकिन इसके बाद तो म्यांमार के लोगों का जत्था थाईलैंड में घुसने के लिए नदी को पार करने लगा। एक तस्वीर तो ऐसी देखने को मिली जिसमें एक शख्स अपने बच्चे को पीठ पर लेकर पानी के बीच चलता नजर आया। हालांकि थाईलैंड की सेना के जवानों ने म्यांमार के लोगों को धुतकारा नहीं और उनकी मदद के लिए तैयार दिखे। वो उन्हें अपने ट्रकों में लेकर कैंपों तक ले गए। स्वागत की एक बात यह कि म्यांमार में करेन समुदाय के लोगों की सबसे ज्यादा आबादी थाईलैंड की सीमा के पास रहती है, जिन्होंने म्यांमार में सैन्य तानाशाही के खिलाफ 72 साल पहले विद्रोह कर दिया था और तब वो अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। लेकिन अब करेन विद्रोही म्यांमार में फेडरल डेमोक्रेसी यानी संघीय लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, जिस पर म्यांमार की सेना ने हवाई हमला किया है। जिसकी आशंका को देखते हुए करेन समुदाय के लोगों ने पहले ही संयुक्त राष्ट्र से मांग की थी कि उनके इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए। राजस्थान के कोटा से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक केमिकल फैक्ट्री आग की लपटों में घिर गई। बताया गया कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और देखते ही देखते इसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से सामने आई तस्वीर में उस फैक्ट्री से ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इसके साथ ही काले धुएं के गुबार ने उस इलाके के आसमान को पूरी तरह ढक दिया। डराने वाली इन तस्वीरों से उस फैक्ट्री के पास अफरा तफरी मची रही। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग को बुझाने की तैयारी में जुट गए। बताया गया कि फैक्ट्री के अंदर केमिकल रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की। हालांकि करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने आग बुझा दी, लेकिन तब तक उनमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। स्वागत की एक बात यह कि कोटा की जिस केमिकल फैक्ट्री में आग लगी उसमें दवाइयों से इस्तेमाल होने वाले केमिकल के अलावा बिजली की तारों पर प्लास्टिक कवर चढ़ाने का काम भी होता था और ढेर सारा प्लास्टिक होने की वजह से ही आग तेजी से फैली, जिसकी वजह से वहां 1 किलोमीटर के दायरे में सभी इमारतों को भी खाली कराना पड़ा। हालांकि आग या धुएं से किसी के झुलसने या बीमार होने की खबर नहीं है। शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। बैंक और फार्मा समेत ज्यादातर सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। इससे सेंसेक्स 191 अंक लुढ़ककर 57,124 पर खिसक गया। साथ ही निफ्टी 59 अंक नीचे 17,004 पर बंद हुआ। करीना कपूर में ओमिक्रॉन के लक्षण नहीं पाए गए। उनके कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी। इसी जांच में ये बात सामने आई। अंडर 19 एशिया कप में सुबह 11 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में भिड़ंत होगी।
मुरादाबाद नगर निगम ने कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिता रहे कई लोगों को शेल्टर होम पहुंचाया। इन लोगों को इन शेल्टर होम तक पहुंचाने के लिए रात में गाड़ियां चलाई गईं। इन शेल्टर होम में लोगों के लिए खाने और ठंड से बचने का इंतजाम किया गया। 11 स्थानों पर हमने स्थायी और अस्थायी जन बसेरे संचालित किए हैं। इनमें निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक चेक पोस्ट पर तैनात एक पुलिस वाले को टेम्पो ने रौंद दिया। यह हादसा तब हुआ जब वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहा था। तभी 2 कारों के पीछे से एक टेम्पो आता दिखाई दिया। वो इतनी रफ्तार में था कि रुकने की बजाय सीधा पुलिस वाले से जाकर भिड़ गया। जैसे ही टक्कर लगी, पुलिस वाला टेम्पो के नीचे आ गया। साथ ही वहां से गुजर रही एक महिला भी इसकी चपेट में आ गई। जैसे ही पुलिस वाला हादसे का शिकार हुआ, वहां मौजूद लोग उसकी मदद के लिए दौड़े। हादसे के बाद हेड कांस्टेबल इफ्तिखार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां हालत गंभीर होने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपी टेम्पो ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। स्वाबाद की एक बात यह कि श्रीनगर में हादसा 2 हफ्ते पुराना बताया गया, क्योंकि कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में पुलिस वाले आतंकियों के निशाने पर हैं। लिहाजा गाड़ियों की चेकिंग के दौरान हेड कांस्टेबल को कुचलने की घटना को गंभीर माना गया। लेकिन जांच के बाद पुलिस ने इसे हादसा बताया है और लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जो उसी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। पंजाब में आतंकवादी किसी बड़ी साजिश की रचने की फिराक में है, जिसे लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। और खबर है कि पंजाब में लश्कर तैयबा के आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं और इस साजिश को अंजाम देने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की सेना से कमांडो की ट्रेनिंग भी ली है। यही नहीं, खबर यह भी है कि इन आतंकियों की संख्या 5 हो सकती है और वो सिखों की वेशभूषा में करतारपुर कॉरिडोर के जरिए घुसपैठ की कोशिश में है। पंजाब के अलावा आतंकवादियों ने कश्मीर में भी सुरक्षा बल के जवानों पर हमले की साजिश रची है, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपने एक आतंकी नेटवर्क को दी है। दक्षिणी भूमध्य सागर में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे 450 से ज्यादा शरणार्थियों की जान बचा ली गई। अफ्रीकी देशों के ये शरणार्थी बेहतर जिंदगी की तलाश में लीबिया से यूरोप की तरफ निकले थे, जिसके लिए उन्होंने रबर की छोटी नावों का सहारा लिया। और यही गलती उनकी जान के लिए मुसीबत बन गई। कमजोर नावें बीच समंदर में ही अटक गईं। समंदर में लोगों के फंसे होने की जानकारी मिलने पर बचाव दल को रवाना किया गया। इस बचाव अभियान की तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें बचाव कर्मी शरणार्थियों के करीब पहुंचते दिखे। तभी ही सभी शरणार्थियों को बचाव दल के बड़े जहाज पर चढ़ा दिया गया। बचाव का ये अभियान देर रात तक भी जारी रहा। शरणार्थियों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें भी बचा लिया गया। स्वाबाद की एक बात यह कि अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से हर साल लाखों लोग भूमध्य सागर के रास्ते यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जिनमें सैकड़ों लोग समंदर में डूब जाते हैं और उन्हीं को बचाने के लिए यूरोप में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम के गैर सरकारी संगठन ने अपने जहाज तैनात कर दिए हैं, जिसकी मदद से 450 से ज्यादा लोगों को डूबने से बचा लिया गया, जो अभी जहाज पर ही हैं, क्योंकि दक्षिण यूरोप के किसी देश ने उनको शरण देने की हामी नहीं भरी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वालों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कस गया और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो 17 दिसंबर को अजय मिश्र टेनी की शिकायत पर इस मामले की जांच कर रही थी। गिरफ्तार किए गए लोगों पर अजय मिश्र टेनी से करोड़ों रुपए की मांग करने का आरोप है, जो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अपने पास कुछ वीडियो होने का झांसा दे रहे थे। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी एक कॉल सेंटर में काम करते हैं, जिनमें से 4 को नोएडा से तो 1 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। ये जो आरोपी हैं, इनमें से कुछ आरोपी पहले भी इसी तरह से VOIP कॉल के जरिए जालसाजी और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर चुके हैं। फिल्म गदर 2 के तारा सिंह का लुक जारी हो गया। सनी देओल ने अपनी आने वाली फिल्म गदर 2 में तारा सिंह का लुक जारी कर दिया। नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने दिल्ली में नगर निगम चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बताया गया कि उनकी पार्टी शराबबंदी के मुद्दे पर जनता के बीच उतरेगी। इस बार चुनाव लड़ेंगे हम लोग MCD का और कुछ न कुछ रिजल्ट लेकर आएंगे। कपूरथला हत्याकांड मामले में गुरुद्वारे के मुख्य सेवादार अमरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस भी दर्ज कर लिया। इससे पहले CM ने बताया कि कपूरथला में जांच के दौरान बेअदबी का मामला नहीं मिला। बेअदबी की कोई उससे गल नहीं मिली, किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है कि बेअदबी हुई है। रूस के एक अस्पताल में आग लग गई, जिसकी वजह से वहां ICU में भर्ती 2 कोरोना के मरीजों की मौत हो गई।
कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाए जाने के विरोध में मध्य प्रदेश के कई शहरों में व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल ने 1 जनवरी से कपड़ों पर लगने वाली जीएसटी पर 5% से बढ़ाकर 12% करने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ मध्य प्रदेश के कई जिलों के कपड़ा व्यापारी पिछले 2 दिनों से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने लगातार तीसरे दिन भी प्रदर्शन किया, जिसकी कुछ तस्वीरें इंदौर से भी सामने आई, जहां व्यापारियों ने सड़क पर खड़े होकर सरकार से जीएसटी दर को कम करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपने पेट पर कपड़ा बांधा और उस पर ताले लटकाकर अनोखे अंदाज में अपना विरोध जताया। यही नहीं, उन्होंने मंजीरे और थाली भी बजाकर अपनी नाराजगी जताई। इस प्रदर्शन में थोक और खुदरा सभी तरह के कपड़ा व्यापारी शामिल हुए। उन्होंने दलील दी कि कोरोना की वजह से पहले से ही उनका व्यापार घाटे में चल रहा है, ऐसे में जीएसटी दर बढ़ने से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी बड़ा दुर्भाग्य है कि 25 करोड़ व्यापारियों की सूद सरकार नहीं ले रही है। इस प्रदर्शन की एक और खास बात ये रही कि व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों की लाइटें ऑफ रखी। राज्य के दूसरे शहरों से भी इसी तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। स्वागत की एक बात है कि 1000 रुपए तक के कपड़ों और जूतों पर अभी जीएसटी की दर 5% है, जिसे 12% करने का प्रस्ताव पिछले महीने जीएसटी काउंसिल ने किया और उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, जिसका कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों और रिटेल यानी खुदरा कारोबारियों ने विरोध किया, जिनका दावा है कि देश में 85% बिक्री 1000 रुपए से कम दाम वाले कपड़ों और जूतों की होती है, जिस पर जीएसटी की दर बढ़ाने से कारोबारी और ग्राहक दोनों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने कश्मीर में हमले की बड़ी साजिश रची। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बर्फबारी के मौसम में बड़ी संख्या में लश्कर ए तैयबा के आतंकी घाटी में घुसपैठ करने की फिराक में है और इन आतंकियों का मंसूबा वहां के रेलवे ट्रैक को निशाना बनाना है। खबर है कि कुछ आतंकी बडगांव में रेलवे ट्रैक की रेकी भी कर चुके हैं ताकि अपनी साजिश को अंजाम दे सके। और इसी बीच खबर यह भी है कि सीमा पार बैठे आतंकी अनंतनाग में नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बल को उनके काफिले को निशाना बनाने की फिराक में भी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जैसलमेर से MiG-21 के क्रैश होने की जानकारी आ रही है। MiG-21 हादसे में अफसर की मौत की जानकारी है। जैसलमेर में गिरा है MiG-21, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जैसलमेर में MiG-21 के क्रैश होने की जानकारी मिल रही है। हादसे में एक अफसर की मौत होने की भी डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन कितने लोग और जानकारी मिल रही है कि इस हादसे में प्रभावित हुए हैं, इसका डेटा हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, ब्रेकिंग न्यूज है, जैसलमेर से MiG-21 हादसे में अफसर की मौत की खबर। भवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, क्या जानकारी और है इस हादसे के बारे में? देखिए प्रीति, जैसलमेर से करीब 60 किलोमीटर दूर है सुदासरी क्षेत्र डेजर्ट नेशनल पार्क के पास में, वहां पर MiG-21 क्रैश हुआ है और पायलट की मौत हो चुकी है, एक ऑफिसर की मौत हुई है। बाकी जो लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वहां पर जैसलमेर से जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंच गई है। जो एयरफोर्स की टीम है वो भी वहां पर मौके पर इस वक्त पहुंच रही है। और अभी ये जो MiG-21 है वो ट्रेनिंग पर था और वहां से जोधपुर से उड़ान भरी थी और अभी वहां पर जब टीमें रेस्क्यू करेगी उसके बाद में अभी तक एक ही मौत कंफर्म है, बाकी की नहीं है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी, आप बता रहे हैं कि पायलट की मौत होने की जानकारी मिल रही है और कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं इस हादसे में? देखिए, क्योंकि अभी बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी क्योंकि अभी टीमें वहां पर पहुंची है, पायलट का कंफर्म हो गया है, जो टीम की मौत हो चुकी है, लेकिन बाकी को रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ जवान थे जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। जी, कितनी देर पहले भवानी हादसा हुआ है? करीब 1 घंटा पहले का ये वाकया है, जब इस MiG-21 ने उड़ान भरी थी और उसके बाद में जैसलमेर से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसलमेर एयरपोर्ट से भी बहुत कम दूरी पर है जहां पर ये क्रैश हुआ। उड़ान भरती थोड़ी देर के अंदर ये क्रैश हो गया और नीचे गिर गया। फिर उसके बाद आगे हम आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और इधर ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच वेस्ट बैंक में ईसा मसीह के जन्मस्थल बेथलेहम में क्रिसमस से पहले शानदार बैंड परेड निकाली गई। वेस्ट बैंक में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की एंट्री इजराइल से होती है और इजराइल आने वाली लगभग सभी उड़ानों पर फिलहाल बैन लगा रखा है और ऐसे में बेथलेहम को लगातार दूसरे साल क्रिसमस पर दूसरे देशों से आए पर्यटक नसीब नहीं होंगे। लेकिन फिर भी वहां बरसों से चली आ रही परंपरा निभाई गई और क्रिसमस से पहले होने वाली बैंड परेड जोर शोर से निकली। परेड ने ऐसा समा बांधा कि कुछ पल के लिए ही सही ओमिक्रॉन के डर के बीच हर तरफ जश्न का रंग बिखर गया।
पहले बैग पाइपरों की टोली ने शानदार धुन बजाई और फिर ड्रमर अपना जलवा दिखाते नजर आए। कोरोना फैलने से पहले क्रिसमस पर बेथलेहम में दुनिया भर से हजारों लोग आते थे, लेकिन बीते 2 साल से वहां पर्यटन की चमक फीकी पड़ी है। स्वागत की एक बात यह कि बेथलेहम में चर्च ऑफ द नेटिविटी है, जिसे ईसा मसीह का जन्म स्थान माना जाता है और फिलिस्तीन के इलाके वाले इस शहर की अर्थव्यवस्था धार्मिक पर्यटन पर ही टिकी है, जो कोरोना की वजह से चौपट हो चुकी है। लेकिन इस बार वहां क्रिसमस पर थोड़ी रौनक है, क्योंकि स्थानीय लोगों के आने जाने पर पाबंदी नहीं है, जबकि पिछले साल बेथलेहम में क्रिसमस का आयोजन भी वर्चुअल ही हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां पिंपरी चिंचवड़ इलाके में कुछ बदमाशों ने एक पहलवान को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया और इसके सीसीटीवी वीडियो को जिसने भी देखा खौफ से भर गया। उस वीडियो में लाल रंग की शर्ट पहने नागेश नाम का पहलवान अपनी कार में बैठता दिखा, जिस पर नजर गड़ाए बदमाशों ने मौका पाते ही उसकी कार की तरफ दौड़ लगाई और कार की खिड़की पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की गुजारिश की। बीजेपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण में अड़चन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कांग्रेस ने सरकार को कसूरवार ठहराते हुए इस मुद्दे पर अध्यादेश लाने की मांग की। अध्यादेश अगर आ जाएगा वो तो कानून बन गया, कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे को जान से मारने की धमकी मिली। इसके बाद मुंबई पुलिस ने आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से भी करवाने का फैसला लिया। आदित्य ठाकरे जी को जो धमकी आई, कर्नाटक से एक राजपूत नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। असम के बरपेटा में पुलिस और सीआरपीएफ ने हाथी के दांत की तस्करी करने वाले 5 आरोपियों को पकड़ा। इनके पास से 2 हाथी के दांत भी बरामद हुए। दिल्ली पुलिस ने फर्जीवाड़े के आरोप में यूपी के मुरादाबाद और अमरोहा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये दोनों वोटर आईडी कार्ड बनाने या उसमें सुधार करने के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे। यूपी के अयोध्या में जमीन घोटाले के आरोपों पर सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के आसपास की जमीन में हुई खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार हुआ। कुछ जमीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई, जिसके बाद अयोध्या के सांसद ने बिना देर किए कांग्रेस को जवाब दिया। इस मामले में यूपी सरकार जांच के आदेश दे चुकी है। विपक्ष है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें बोलती हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी 28 दिसंबर को 2 दिन के यूपी दौरे पर जाएंगे, जहां वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी में सुबह 9 बजे से जयपुर में सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच तमिलनाडु और सौराष्ट्र के बीच होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में हिमाचल प्रदेश और सर्विसेज के बीच भिड़ंत होगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराने के लिए शिवराज सरकार ने विधानसभा में संकल्प पेश किया, जो विपक्ष के समर्थन के बाद सर्वसम्मति से पास हो गया। पिछड़े वर्ग को आरक्षण के साथ ये चुनाव हो, उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को गलत बताया, इसलिए शिवराज सरकार ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की गुजारिश की। बीजेपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण में अड़चन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कांग्रेस ने सरकार को कसूरवार ठहराते हुए इस मुद्दे पर अध्यादेश लाने की मांग की। अध्यादेश अगर आ जाएगा वो तो कानून बन गया, कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे को जान से मारने की धमकी मिली। इसके बाद मुंबई पुलिस ने आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से भी करवाने का फैसला लिया। आदित्य ठाकरे जी को जो धमकी आई, कर्नाटक से एक राजपूत नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। असम के बरपेटा में पुलिस और सीआरपीएफ ने हाथी के दांत की तस्करी करने वाले 5 आरोपियों को पकड़ा। इनके पास से 2 हाथी के दांत भी बरामद हुए। दिल्ली पुलिस ने फर्जीवाड़े के आरोप में यूपी के मुरादाबाद और अमरोहा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये दोनों वोटर आईडी कार्ड बनाने या उसमें सुधार करने के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे। यूपी के अयोध्या में जमीन घोटाले के आरोपों पर सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के आसपास की जमीन में हुई खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार हुआ।
कुछ जमीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई, जिसके बाद अयोध्या के सांसद ने बिना देर किए कांग्रेस को जवाब दिया। इस मामले में यूपी सरकार जांच के आदेश दे चुकी है। विपक्ष है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस प्रकार की बातें बोलती हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी 28 दिसंबर को 2 दिन के यूपी दौरे पर जाएंगे, जहां वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी में सुबह 9 बजे से जयपुर में सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच तमिलनाडु और सौराष्ट्र के बीच होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में हिमाचल प्रदेश और सर्विसेज के बीच भिड़ंत होगी। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव कराने के लिए शिवराज सरकार ने विधानसभा में संकल्प पेश किया, जो विपक्ष के समर्थन के बाद सर्वसम्मति से पास हो गया। पिछड़े वर्ग को आरक्षण। महाराष्ट्र के पुणे से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां पिंपरी चिटवड इलाके में कुछ बदमाशों ने एक पहलवान को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया और इसके सीसीटीवी वीडियो को जिसने भी देखा खौफ से भर गया। उस वीडियो में लाल रंग की शर्ट पहने नागेश नाम का पहलवान अपनी कार में बैठता दिखा, जिस पर नजर गड़ाए बदमाशों ने मौका पाते ही उसकी कार की तरफ दौड़ लगाई और कार की खिड़की पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से कांच चकनाचूर हो गया, लेकिन फायरिंग नहीं रुकी। कार में बैठे आदमी ने बचने के लिए दूसरी तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया। इसके बाद उस पर तड़ातड़ गोलियों की बौछार शुरू हो गई। इस घटना में सुपारी किलिंग का शक जताया गया, जिसमें पहलवान नागेश की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर बढ़ गया है। पिछले लगातार 4 दिनों से राजधानी का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक बना हुआ है। यह खबर डरावनी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच प्रदूषण का बढ़ना मतलब मुसीबत का डबल अटैक। हालात इतने खराब हैं कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने साफ कहा कि अगर 2 दिन में प्रदूषण कम नहीं हुआ तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए दिल्ली सरकार एयर क्वालिटी कमीशन से भी बात करेगी और जरूरी कदम उठाएगी। और इससे पहले केंद्र और दिल्ली सरकार के उठाए कदमों की वजह से राजधानी में हालात काफी हद तक काबू में आए थे और वहां की क्वालिटी में सुधार होने के बाद सोमवार को ही दिल्ली NCR में निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटाई गई थी। साथ ही राजधानी में ट्रकों की एंट्री की भी दोबारा इजाजत दी गई थी, लेकिन उसके बाद ही दिल्ली में प्रदूषण न सिर्फ बढ़ने लगा बल्कि बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। बताया गया कि धीमी रफ्तार से चलती हवा और ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से प्रदूषण बढ़ा, क्योंकि हवा में मौजूद धूल, धुएं और प्रदूषण के महीन कण आगे नहीं बढ़ पा रहे। हालांकि गोपाल राय ये भी दावा कर रहे हैं कि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सुबह से प्रदूषण में कमी आएगी। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग के साथ संवाद करके और जो भी जरूरी कदम होगा हम उठाएंगे। रवि, ऐसे में आदमी जश्न मनाने के बारे में क्या सोचेगा, क्या समझेगा, परेशान ज्यादा होगा? जी प्रीति, दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने चिंता जताई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि स्थिति पर वो नजर बनाए हुए है और अगर यही स्थिति अगले 2 दिनों तक रहती है तो एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद जरूरत पड़ी तो पाबंदी लगाई जा सकती है। मतलब साफ है रवि कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच प्रदूषण का बढ़ना खतरनाक साबित हो सकता है और पिछले लगातार 4 दिनों से राजधानी का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक बना हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने साफ कहा कि अगर 2 दिन में प्रदूषण में कमी नहीं आई तो दोबारा सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और पाबंदियां लगानी होंगी। इसके लिए उन्होंने एयर क्वालिटी कमीशन से बात करके जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया है। हवा की क्वालिटी में सुधार होने के बाद सोमवार को ही दिल्ली NCR में निर्माण कार्यों पर रोक लगी जो हुई थी उसे हटाया गया था। साथ ही राजधानी में ट्रकों की एंट्री की भी दोबारा इजाजत दे दी गई थी, लेकिन इसके बाद प्रदूषण बढ़ गया बल्कि बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। बताया गया कि धीमी रफ्तार से चलती हवा और ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से प्रदूषण बढ़ा, क्योंकि हवा में घुले धूल, धुएं और प्रदूषण के महीन कण आगे नहीं बढ़ पा रहे। हालांकि गोपाल राय ये भी दावा कर रहे हैं कि मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सुबह से प्रदूषण में कमी आएगी। स्वागत की एक बात यह कि दिल्ली और NCR में पिछले हफ्ते थोड़ी हवा चली जिससे प्रदूषण कम हुआ था, लेकिन 2 दिन से हवा थमी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हालत से खतरनाक के लेवल तक चला गया और दिल्ली में तो कोई कोना नहीं बचा जहां AQI 400 के नीचे हो, जिसमें धूल और धुएं के महीन कण यानी PM 2.5 और PM 10 के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा भी सामान्य से अधिक है, जिसके बारे में जानकारों का कहना है कि इतनी खराब हवा में बाहर निकलने पर अच्छी खासी सेहत वाले लोगों का भी दम घुट सकता है। पुलिस को धमकाने के आरोप में ओवैसी गिर गए।
यूपी चुनाव में AIMIM की हवा बनाने के लिए कानपुर की रैली में असदुद्दीन ओवैसी पर पुलिस को धमकी देने का आरोप लगा। ओवैसी ने यूपी पुलिस पर जुल्म करने का आरोप लगाया और धमकी दी कि उनकी सत्ता आई तो पुलिस को अंजाम भुगतना पड़ेगा। कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। ओवैसी के बयान पर विवाद शुरू होते देर नहीं लगी। बीजेपी ने ओवैसी को सांप्रदायिक सोच वाला बताया और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उनके बयान पर कानून के मुताबिक कार्रवाई के संकेत दिए। इस तरह के क्रिमिनल और कम्युनल माइंडसेट के किले को फ्री नहीं छोड़ा जा सकता। विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मैच हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के बीच खेला जाएगा। जयपुर में हुए पहले सेमीफाइनल में हिमाचल ने सर्विसेज को 77 रनों से हराया, जबकि तमिलनाडु ने सौराष्ट्र को 2 विकेट से शिकस्त दी। हरियाणा सरकार किसान आंदोलन के दौरान राज्य में दर्ज मुकदमों को वापस लेगी। इसके लिए सभी जिला प्रशासन को एक खत लिखा गया, जिसमें 9 सितंबर 2020 से अब तक दर्ज किए गए मामलों की जानकारी मांगी गई। साथ ही इन केस को वापस लेने के लिए पुलिस और कानून के जानकारों से भी राय मांगी गई। बांग्लादेश में एक जहाज में आग लगने से 33 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां थाने के अंदर ही सेशंस कोर्ट के वकीलों के 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि किसी आदमी की पैरवी को लेकर उनके बीच कोर्ट के पास ही विवाद शुरू हुआ। तभी एक पक्ष थाने पहुंच गया और उस आदमी के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और दोनों ही पक्ष थाने के अंदर ही आपस में भिड़ गए। वहां से सामने आई तस्वीर में दोनों पक्षों के कई वकील एक दूसरे को पीटते दिखाई दिए। इस दौरान कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि काफी देर तक उनके बीच लड़ाई होती रही। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने कई बार उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए वकीलों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस हंगामे को देखते हुए वहां कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा, तब जाकर वकीलों की ये मारपीट खत्म हुई। जो भी वहाँ पे CCTV वगैरह होगी उसको चेक करके जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बाद में दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। चमन पलानिया लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में जिस आदमी की मौत हुई थी उसकी पहचान पूर्व पुलिसकर्मी गगनदीप सिंह के तौर पर हुई है, जो पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल पद पर थे। 2019 में इन्हें ड्रग्स से जुड़े एक मामले में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था और बाद में उसने 2 साल जेल में भी गुजारे। इसी दौरान 4 सितंबर वो जेल से रिहा हुआ था। परिवार वालों ने गगनदीप सिंह की पहचान की है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक लुधियाना ब्लास्ट में करीब 1 किलो से ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। चमन पलानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चमन, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में कितना महत्वपूर्ण है ये क्लू और ये जानकारी आना? जी देखिए प्रीति की लुधियाना बम ब्लास्ट में इस तरह की जानकारी आना कि जो वहां पर जो मृतक व्यक्ति था, जो खुद सुसाइड बॉम्बर के रूप में भी जो था वो बम जो है टॉयलेट में जो था जो वो कर रहा था, उसको बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान जो था वो जो फट गया था और उसकी पहचान जो है वो जो है गगनदीप के रूप से हुई है और वो पंजाब पुलिस का डिसमिस एक पुलिस कर्मचारी है और 2000 में ड्रग्स केस के मामले में भी उसको जो है वो सजा काट चुका है। और इस मामले में जो सबसे बड़ी ये भी जानकारी आ रही है कि जो इसमें जो एक्सप्लोजर यूज हुआ है वो RDX के साथ जो है एक लगभग 1 किलो के करीब जो है इसमें RDX यूज हुआ है और उसी की वजह से जो था ये लुधियाना कोर्ट परिसर में जो धमाका हुआ था वो इतना बड़ा हो चुका था और उसकी आसपास की जो दीवारें थी वो भी जो है जर्जर हो चुकी थी, क्योंकि इसमें जो RDX था वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। जी, और इसके शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। इस बीच लुधियाना की जिला अदालत में हुए धमाके की जांच केंद्रीय एजेंसियों ने तेज की है। ये साफ हो चुका है कि धमाका RDX के जरिए किया गया, लेकिन ये पता चलना अभी बाकी है कि आखिर धमाके के पीछे किसका हाथ है और धमाके के पीछे मंशा क्या रही। NIA की टीम लुधियाना कोर्ट में चप्पे चप्पे पर जांच करने में लगी रही, साथ में लुधियाना पुलिस भी लगी रही। सख्त सुरक्षा पहरे के बीच जांच चलती रही। कोर्ट में खड़ी उन कारों को भी हिलाने की इजाजत नहीं दी गई जिन्हें धमाके की वजह से नुकसान पहुंचा था। एक दिन पहले कोर्ट में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की कई दीवारें एक झटके में मलबे में बदल गई थी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर मुहर लगा दी कि धमाके में RDX का इस्तेमाल हुआ था। RDX से कुछ ऐसे इशू है जेड़े पंजाब को सिस्टम नहीं है, वो केंद्र सरकार दी एजेंसियां आके देखदियां है किस लेवल का RDX कित्थों आया हो सकता। एक तरफ केंद्रीय एजेंसियों ने जांच तेज कर दी, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू लुधियाना पहुंचे। जिला अदालत पहुंचकर धमाके वाली जगह देखी और फिर अस्पताल पहुंचकर जख्मी लोगों से हालचाल भी पूछा।
इस बीच जांच एजेंसियों के सूत्रों से ये भी पता चला कि इस धमाके से पहले ही केंद्रीय एजेंसियों ने पंजाब सरकार को अलर्ट भेजा था और सतर्क रहने को कहा था। हैरानी की बात तो ये है कि एक नहीं बल्कि 3 बार अलर्ट भेजे गए थे। ये अलर्ट 9 जुलाई, 7 दिसंबर और 23 दिसंबर को भेजे जाने की बात सामने आई है। इनमें 23 दिसंबर का दिन इसलिए अहम है क्योंकि ये सबसे ताजा अलर्ट था और इसी दिन कोर्ट में धमाका हुआ था। पंजाब को दिए गए अलर्ट में पाकिस्तान, उसकी खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तानी संगठनों के जरिए किसी हमले का शक जताया गया था और यह भी कहा गया था कि यह हमला किसी संवेदनशील जगहों पर या फिर भीड़ वाली जगहों पर हो सकता है। दूसरी तरफ अभी तक की जांच में यह साफ होता दिख रहा है कि बम धमाका RDX के जरिए किया गया और यह धमाका कोई लो इंटेंसिटी ब्लास्ट नहीं था बल्कि एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था जिसके जरिए बड़ा नुकसान करने की योजना बनाई गई थी। 100 बात की एक बात यह कि इस साल पंजाब में पाकिस्तान की तरफ से 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन के जरिए हथियार गिराने की बात सामने आई है, जिनमें ढेर सारे टिफिन बम भी थे, जिसकी जांच में यह भी बात सामने आई कि पाकिस्तान में सक्रिय खालिस्तानी संगठनों के सरगना अपने स्लीपर सेल को सक्रिय करने में जुटे हुए हैं। मलेशिया में आई बाढ़ ने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। वहां शाह आलम इलाके से आई तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो वहां शहर के बीच कोई बांध फूट पड़ा हो, जो सब कुछ डुबा देने के लिए बेताब दिखा। सड़कों पर घुटनों तक पानी और उसमें तैरता सामान उस जगह की हालत बताने के लिए काफी था। पूरे शहर में नाव चलती नजर आई जिनसे लोग सुरक्षित जगहों की तरफ जाते दिखाई दिए। घरों की पहली मंजिल तक पहुंचते बरसाती पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसके बाद उससे निपटने की तैयारी भी तेज कर दी गई। 100 बात की एक बात यह कि मलेशिया में 6 दिन पहले मूसलाधार बारिश की वजह से 6 राज्यों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, जहां 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए और बाढ़ का पानी थोड़ा कम होने के बाद 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की शव मलबे में दबे मिले, जबकि कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। यहां संकट गहरा सकता है क्योंकि वहां भारी बारिश दोबारा शुरू होने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीम इंडिया के स्पिनर रहे हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं बताया कि दूसरी पारी में वो क्या करने वाले हैं, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि वो राजनीति में एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और तभी से ये चर्चा तेज हो गई है कि वो कांग्रेस का हाथ थामकर चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। जलंधर के हीरो हरभजन सिंह ने संन्यास का ऐलान करते हुए मैदान पर अपने यादगार पलों का जिक्र किया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि वो नई पारी के लिए तैयार हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वो सियासत की पिच पर उतर सकते हैं। अब नई चुनौतियों के साथ एक दूसरा चैप्टर मेरी जिंदगी में शुरू हो रहा है। यकीन मानिए आपका टर्मिनेटर इम्तिहान के लिए तैयार है, बस प्यार बनाए रखना। मणिपुर की राजधानी में जेपी नड्डा ने रैली की। मणिपुर के इम्फाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा महिलाओं के लिए की गई एक रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए किए गए कामों की जानकारी दी। 5 साल पहले भय का वातावरण था और उस भय के वातावरण में उठी गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये भय हट चुका है। जापान ने भी चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स के लिए अपने मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भेजने से इनकार कर दिया। हालांकि वहां की ओलंपिक कमेटी से जुड़े 3 अधिकारी इसमें हिस्सा लेने बीजिंग जाएंगे। इससे पहले अमेरिका ने चीन पर मानवाधिकार की शर्तों का विरोध करने का आरोप लगाया था और इन खेलों में अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजने का फैसला लिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के धुले में पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर बनी एक सड़क का उद्घाटन किया। ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर पेले को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। हालांकि अस्पताल ने बताया कि उनके ट्यूमर का इलाज जारी रहेगा। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू तो लग गया, लेकिन विधायक फिर भी गंभीर नहीं हुए। मंत्री मोहन शर्मा तो सवाल सुनते ही मास्क ढूंढने में जुट गए। नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया, लेकिन मास्क को लेकर लोग सजग नहीं नजर आ रहे। दाईं जेब और बाईं जेब में कई बार हाथ गया, तब जाकर मास्क मिला और इस दौरान मंत्री अपनी ही लापरवाही पर हंसते रहे। काफी देर बाद मास्क तो जेब से चेहरे तक पहुंच गया, लेकिन उनकी ठिठोली बंद नहीं हुई। जितने चेहरे उतने बहाने, सब एक से एक बढ़कर। तो हम देखो लिए भी हम लगाए रहते हैं हमेशा, कभी भी हम नहीं। तो किसी को नारे लगाने के लिए मास्क उतारना पड़ता है। मास्क हमारी टीम में है और अभी नारा देने के लिए, सरकार के खिलाफ बोलने के लिए थोड़ा तो उतारना पड़ेगा ना।
बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां बिजली के हाई टेंशन तार वाले टावर पर चढ़े एक आदमी को नीचे उतारने के लिए एसडीआरएफ और पुलिस के पसीने छूट गए। बताया गया कि आदमी मिठाई और मोबाइल के लिए एक दिन पहले उस टावर पर चढ़ा था और जब उसे उतारा गया तो उस आदमी की हरकतों से गुस्साई भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने तुरंत ही मोर्चा संभाला और मारपीट कर रहे लोगों से उसे बचा लिया। लेकिन इससे पहले जो हुआ उसने लोगों और वहां मौजूद पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। उस आदमी ने नीचे न उतरने के लिए सारे दांव आजमाए, यहाँ तक कि वो टावर को छोड़कर बिजली की तार से लटक गया। इसके बाद उसे बचाने के लिए सबसे पहले टावर के आसपास एक बड़ा जाल बांध दिया गया और फिर उसे नीचे उतारने की कोशिश की गई। उसकी जान बचाने के लिए कई इलाकों की बिजली भी काट दी गई और फिर जिस बिजली की तार पर वो लटका हुआ था उसे टावर से खोल दिया गया, जिससे वो आदमी तार से लटकता हुआ नीचे बंधे जाल से गिर गया। और जब पुलिस उसे अपने साथ ले जाने लगी तो गुस्साए लोगों ने अपना आपा खो दिया। हालांकि किसी तरह पुलिस वालों ने उसे एम्बुलेंस में बैठा दिया और फिर वहां से उसे लेकर चले गए। साबात की एक बात यह कि बिजली के टावर पर चढ़े युवक की दिमागी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में लगभग 24 घंटे तक बिजली सप्लाई बंद करनी पड़ी और उसी का गुस्सा लोगों ने टावर पर चढ़े युवक पर उतारा, जो अपने साथ गमछे में बांधकर ईंट के टुकड़े भी लेकर गया था और उसी से बचाव में जुटे कर्मचारियों पर भी हमला कर रहा था। 7 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना डायनासोर का अंडा मिलने की खबर है। सबसे हैरानी की बात यह है कि उस अंडे में डायनासोर का भ्रूण भी मौजूद मिला, जो पुरातत्व विज्ञान से जुड़े लोगों के लिए भी हैरान करने वाली बात रही है, क्योंकि दावा यह है कि डायनासोर के अंडे में मौजूद भ्रूण करोड़ों साल से फॉसिल यानी जीवाश्म के रूप में मौजूद है। दक्षिणी चीन के एक शहर में चट्टान के नीचे से अंडा मिला और अंडा मिलने के बाद खोज करने वालों ने पाया कि उसमें डायनासोर का जीवाश्म मौजूद है। ये उड़ने वाला डायनासोर बताया जा रहा है, जिसकी लंबी गर्दन और लंबी चोंच हुआ करती थी। करोड़ों साल पहले इस तरह के डायनासोर एशिया और उत्तरी अमेरिका की चट्टानों में ही पाए जाते थे। ये पंखों वाले डायनासोर थे जिन